अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसका लास्ट लेक्चर है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको सीखने जा रहे हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कंसेप्ट है क्या। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के ऑर्बिटल्स में, या यूं कह सकते हैं एक एटम है, उसके शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स। आप चाहें तो उनको ऑर्बिटल्स भी कह लें। अब इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है जानना, वो पहले ये है कि रिलेटिव एनर्जीज जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो हमने कैसे पता करनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज अगर पता होंगी तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो दुरुस्त लिख सकेंगे। तो जो रिलेटिव एनर्जीज हैं वो डिपेंड करती हैं साइज़ के ऊपर और जो पोजीशन है ऑर्बिटल की उसके ऊपर। तो इसमें पहले देख लें कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो सब शेल्स हैं, एस है, पी, डी और एफ। तो अगर इनकी एनर्जीज देखें तो एस से बड़ा पी, पी से बड़ा डी, डी से बड़ा एफ। तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, इनकी रिलेटिव एनर्जीज भी बढ़ती जाती हैं। सिमिलरली इनकी पोजीशन से भी फ़र्क पड़ता है। 1s और 2s को कंपेयर करें तो 2s की डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2s की पोजीशन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। सिमिलरली अगर आप 2p और 3p को कंपेयर करें तो जो 3p है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 3p एनर्जी ऑर्डर में, या आप देख लें, या वो शेल नंबर 3 का है और शेल नंबर 3 शेल नंबर 2 के मुकाबले में न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। तो न्यूक्लियस से जितना दूर चला जाता है एक शेल या इलेक्ट्रॉन या सब शेल या ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ना सिर्फ साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स सब शेल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं लाइक एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी एक्स वाई, इनकी किसी भी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। एस जो है, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर वो लेक्चर आपने नहीं लिया तो फिर हो सकता है आपको पी एक्स, पी वाई, पी जी की समझ ना आए। तो मैं कहूँगा अगर आपको पी एक्स, पी वाई, पी जी का नहीं पता तो आप लाजमी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला लेक्चर जो है वो पहले देख लें, सुन लें और समझ लें। तो वहाँ हमने सीखा कि एस जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखा जाता है तो एस फर्दर स्प्लिट नहीं होता, जबकि पी जो है वो 3 में स्प्लिट हो जाता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो एस हो, पी एक्स, पी वाई, पी जी हो, या डी जो है, एक डी वो 5 और सब ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इन तमाम के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। याद रखिए, ये हम पी की बात नहीं की, हमने पी एक्स, पी वाई और पी जी की बात की है, ठीक है। लेकिन वैसे हमें पता है पी जो है उसमें 6 आते हैं। एस जो है, एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। और अभी हमने देखा कि जो पी है वो कितने में डिवाइड हो जाता है? पी जो है वो 3 सब लेवल्स, एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। 3 तरह की अरेंजमेंट आती है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। तो ये जो पी एक्स, पी वाई और पी जी हैं, इनकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने कितने फिल होंगे? 2-2 फिल होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देख लें, जो पी के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो पूरे हो जाएंगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में आ गए, 2 वाई में आ गए और 2 पी जी में आ गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हो गए। जो यहाँ पे हम कह रहे थे कि पी में 6 आते हैं टोटल, तो पी के हिस्से भी कितने बनते हैं? 3। तो हर एक में 2-2 रखेंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रूल्स हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। रूल के ऊपर मैं आपको बता दूं,
यहाँ से एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगी। अच्छा, उन 3 एलिमेंट्स में हो सकता है एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो और एक न्यूट्रल एटम हो, यूँ भी हो सकता है। बहरहाल 3 स्पीशीज़ होंगी जिनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी 3 मार्क्स के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को नहीं दी जाती, तो फिर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चांसेस होते हैं ये जो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का, यहाँ से वो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते होते हैं। तो जो पैरा रूल है N+L रूल, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप बुक पे N+L को देखेंगे तो उसने रूल्स की हेडिंग के नीचे इसको डिस्कस नहीं किया, उसने रूल्स के हेडिंग से पहले N+L को डिस्कस किया है। क्योंकि ये भी एक रूल है तो मैंने इसको अंडर द हेडिंग ऑफ रूल्स ही लेके आया हूँ। आपने भी इसको एग्जाम में अंडर द हेडिंग ऑफ रूल्स ही लेके आना है। N+L रूल इसको कहते हैं। तो इट गिव्स द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। N+ से हमें क्या पता चलता है? एनर्जी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी ऑर्डर जो है वो इन्हीं से पता चलता है। कौन सा एनर्जी ऑर्डर? ये ऊपर जो हमने फिगर शो किया है, इस फिगर को देखें, ये एनर्जी ऑर्डर ही लिखा हुआ है। ये पूरा फिगर, ये जो बुक पे बना हुआ फिगर है, मैंने वही फिगर यहाँ पे उठा के दे दिया। इसमें देखें ये एनर्जी ऑर्डर ही है। आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो? आप 1 से शुरू करो, 1s 2s 3s 4s 5 6 7 और 8, आगे जितना चाहे ले जाएं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं हो सकती। आप 5s तक ले जाएं, 6s तक ले जाएं, कोई नंबर आपने खुद चूज़ करना है। यहाँ पे देखें 1s 2s, फिर 2p थोड़ा सा तिरछा करके, इधर ये पहली लाइन में से 2 ऑर्बिटल छोड़ के तो आगे जो है वो 2p शुरू हुआ है। फिर आगे फिर 2 ऑर्बिटल को छोड़ के d शुरू हुआ है। फिर 2 को छोड़ के f जो है वो शुरू हुआ है। यहाँ पे आप इस फिगर को ड्रॉ करके किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस एरो को फॉलो करते जाएं। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर आगे एरो यहाँ पीछे से इस ये तरतीब होनी चाहिए आपकी, राइट टू लेफ्ट। तो फिर यहाँ पे देखें, फिर 2p की बारी, उसके बाद 3s, फिर 3p की बारी, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, देन 5s, फिर 4d, 5p, 6s, देन 4f और यूं आगे इसको इसी तरतीब से लेके जाएं। तो ये जो एनर्जी ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है N+L रूल से। ये एमसीक्यूज में भी आपसे बात पूछी जा सकती है कि ये भाई N+L रूल क्या आपको इशारा देता है, इंडिकेट करता है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑर्डर। N+L रूल की स्टेटमेंट क्या हमें बताती है? इट स्टेट्स दैट एन एडेड इलेक्ट्रॉन, जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, कहाँ पे? शेल, सब शेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हो वो किधर जाएगा? ऑल विल ऑलवेज इंटर, वो हमेशा जाएगा एन ऑर्बिट, एक ऐसे ऑर्बिट में दैट हैज़ या हैविंग लोअर N+L वैल्यू। वो इलेक्ट्रॉन उस में जाएगा जिसके लिए N+L की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी। N+L की वैल्यू जहाँ सबसे कम है वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन एड इलेक्ट्रॉन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को आप फिल करने जा रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, एक 2s है और एक 3d है। तो फैसला करना है कि ये इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा या 3d में जाएगा। इसके लिए हमने क्या कर लेना है? N+L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2s। तो इसके लिए N+L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। N+L तो हमें पता होना चाहिए 2s में n कितना है। तो किसी भी ऑर्बिटल के साथ ये जो नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, जो कोफिशिएंट वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा होता है, ये n की वैल्यू होती है। तो इसके यहाँ 2s में 2 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू होगी 2। अब l की वैल्यू कितनी हो गई? तो हमारे पास 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, 4 जो सब शेल्स हैं, s p d और f। तो 0 से इनकी वैल्यू शुरू होती है। s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1 और जो d है, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू होती है 3। ये आपने याद रखना है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, पिछले लेक्चर में मैं डिटेल से सिखा चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो लाजमी पिछला लेक्चर जो है वो देख ले कि ये कैसे
एल है क्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, कैसे इसकी वैल्यू आती है, तो पिछले लेक्चर में डिटेल से सीखा है। यहाँ पे जस्ट उसका हिंट जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। एस जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम देखें तो एस की वैल्यू जो है वो 0 होती है, पी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2। यहाँ पी की बात हो रही है तो पी की वैल्यू जो है एल के लिए वो 1 है। तो यहाँ पे एस है, एस के लिए 0 है, तो चूंकि यहाँ पे एस है तो हम वैल्यू पुट करेंगे एस की 0। तो एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 है, वो पुट कर दी, तो 2 + 2 कितना हुआ 2। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, ये 2 उसी तरह आ गया एन की वैल्यू, और एस के लिए जो एल की वैल्यू है कितनी होती है 0 पुट कर दिया, तो n + l = 2। ये जो 2 आया है ये 2s के लिए n + l की वैल्यू है। सिमिलरली 3D में n हो जाएगा 3 और d की जो वैल्यू है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो 3 + 2 कर दें तो कितना हुआ 5। तो 3D के लिए n + l जो रूल आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो 2s और 3D को कंपेयर करें, n + l की वैल्यू किसके लिए कम निकली, n + l की वैल्यू कम निकली 2s में। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको आपने फिल करना था ये उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी n + l की वैल्यू सबसे कम है, तो वो निकली किसकी 2s की। तो ये एड इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जिन दो सबशेल्स ऑर्बिटल्स को फिल करने जा रहे हो तो हमेशा n + l रूल फाइंड करें उनका, तो एक की वैल्यू कम आए और एक की ज़्यादा है। यूँ भी हो जाता है कि दो ऑर्बिटल्स के लिए n + l सेम आ जाए, ऐसा हो जाता है। तो जब n + l सेम हो जाए तब क्या करना है, तब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये लाइन जो ऊपर हमने पढ़ा उसके साथ जोड़ दें। तो 2s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, ये ऊपर जो हमने देखा, बिकॉज इट हैज़ लोअर n + l वैल्यू एज कम्पेयर टू 3D। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि कभी कभार यूँ भी होता है कि n + l की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, तो अगर n + l की वैल्यूज़ दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाए फिर आपने इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। फिर हमने सिर्फ n को देखना है, n + l की वैल्यू निकालनी है, अगर बराबर आ जाए तो फिर हमने n को चेक करना है कि n किसका छोटा है किसका बड़ा है। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी फिर हम एड इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर फिल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, एक हो गया 4p और एक है 3d। इनके लिए n + l निकालते हैं, तो n की वैल्यू होगी 4 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4 + 1 कितना हुआ 5। ये निकला है 4p के लिए, यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ 4p। फिर 3d में देखें, अभी ऊपर भी हमने निकाला n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू l के लिए, l की वैल्यू d के लिए 2, तो 3 + 2 यहाँ पे भी 5, ये किसके लिए निकला है 3d के लिए। तो ज़रा गौर फरमाए, यहाँ पे 4p और 3d दोनों के लिए n + l कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड करना है वो अब किस में हमने ऐड करना है, वो एक इलेक्ट्रॉन हम 4p में भेजें या 3d में भेजें, क्योंकि दोनों के लिए जो 5 की n + l की वैल्यू 5, तो कैसे फैसला करना है। अगर n + l बराबर आ जाए तो खाली n को देखें, अगर आप खाली n को देखें तो यहाँ पे दोनों के लिए n मौजूद है। जो 3d है उसके लिए n की वैल्यू कम है और जो 4p है उसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है। तो n जिसका कम होगा फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो यहाँ पे 3d जो है उसके लिए 3 n की वैल्यू है ये कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर किस में आ जाएगा 3d में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3d ऑर्बिटल है वो पहले फिल होगा क्योंकि उसके लिए जो n की वैल्यू है 3d के लिए वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 4p। आई होप कि ये रूल आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में एक एक्सरसाइज में भी चेक करें तो एक्सरसाइज में भी n + l रूल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, और एग्जाम में भी अब पास्ट पेपर्स में देखें तो वहाँ पे भी n + l के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट रूल को हम देखें तो है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ऑफ बॉब प्रिंसिपल सिंपल सा है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लेस करते हैं किस तरह से एनर्जी में, इन एनर्जी सब लेवल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज ऑफ सब लेवल। स्टेटमेंट से यूँ लगेगा
कि जैसे बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात। वो कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। यानी पहले आप अगर 1s में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 1s2, चलें 2 4 यहाँ पे कर लेते हैं 1s2 2s2 और 2p6 और एक और ले लेते हैं 3s1 कर लेते हैं। ये 3s1 तक ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख ली 3s1 तक। तो यहाँ पे देखें पहले 1s आया, 1s इसलिए आया कि इसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, फिर उससे ज़्यादा 2p की, उससे ज़्यादा 3s की। एंड सिमिलरली आगे भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो, हमारे पास और इलेक्ट्रॉन हो जो हमने फिल करने हो, तो इसी तरतीब से सबसे पहले वो सब लेवल आएगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर वो आएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मतलब है सबसे पहले कम, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। नंबर 3 के ऊपर जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में कई बार आ चुका है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसको भी आपने एग्जाम के लिए अच्छा तैयार करना है, एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू इट, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से no two electrons in same orbital can have same set of 4 quantum numbers। इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या चीज़ है। तो वहाँ हमने बात की कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट ऑफ नंबर्स यूज़ होता है उसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। 4 हमने क्वांटम नंबर निकाले थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर l, फिर स्पिन क्वांटम नंबर s, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो भी हमने निकाला था। तो ये जो डिफरेंट हमने 4 क्वांटम नंबर्स जो हमने जिनको डिस्कस किया था, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम के अंदर एक ही ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल के अंदर, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में है उनके लिए चारों के चारों जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम हो जाएं। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन एक में वो हमेशा डिफर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में हो, मिसाल के तौर पे 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, तो ये 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चारों सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम जो है वो 3 सेम हो सकते हैं, एक लाजमी जो है वो डिफरेंट होगा, और वो जो एक डिफरेंट होगा वो स्पिन क्वांटम नंबर है जो डिफरेंट होता है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं हम इसको कि ऐसा क्यों है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, n की वैल्यू उसके लिए 1 है तो l की वैल्यू हो जाएगी उसकी 0, क्योंकि l की वैल्यू कैसे आती है, l की वैल्यू आती है n-1। अगर आपका n 1 है तो उसमें से 1 माइनस कर दें तो n -1 मतलब 1 - 1 0, तो l की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो m जो है वो 0 हो जाएगा, क्यों कि आपके पास जो है वो l 0 आया है, तो m की वैल्यू जो है वो डिपेंड ही 0 के ऊपर करती है। तो 0 प्लस में हो माइनस में हो 0 0 है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में प्लस माइनस का 0 कोई नहीं होता, 0 प्लस 0 ही होता है। तो मैग्नेटिक वैल्यू जो है वो 0 की 0 ही रहेगी, लिहाजा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आ गया इसके लिए m = 0। और अगर हम इसकी स्पिन जो है वो ले लें, उसकी क्लॉकवाइज हम उसकी स्पिन ले लें, यानी पॉजिटिव ले लें, ये हमारे पास आ गया। ये अप उसकी ले लें, यूँ जैसे लिखा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, अप डायरेक्शन में हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो उसी के साथ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है 1s2 का ना, ये इसको हमने हाईलाइट किया था, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की ये, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 के अंदर ही है, उसके लिए भी जो l की वैल्यू निकलेगी वो 1 - 1 0 ही होगी। और अगर l 0 है तो m जो है वो भी 0 होगा। तो यहाँ पर देखें दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तक जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो देखें तो वो डिफरेंट है, वो अप नहीं हो सकता। दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है
वो क्लॉकवाइज नहीं हो सकती, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, या अगर पहले वाले की एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्लॉकवाइज होगी। अगर एक की स्पिन जो है वो अप है तो दूसरे की स्पिन जो है वो डाउन होगी। इसका मतलब है कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन है जो सेम ही ऑर्बिटल के अंदर आ रहे थे, उनके तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए, लेकिन चौथा जो है वो सेम नहीं हुआ, चौथा जो है वो डिफरेंट हुआ। तो यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो कहता है कि चारों के चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर्स उस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो एक ही ऑर्बिटल में हो, उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम तीन सेम हो सकते हैं, एक हमेशा पेयर डिफरेंट होगा। वो हमेशा जो एक डिफरेंट होगा वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूं भी कह सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दे कैन नेवर बी विद सेम स्पिन। एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं होंगे, उनकी स्पिन हमेशा डिफरेंट होगी। एक की अप है तो दूसरे की डाउन, एक का क्लॉकवाइज है दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट स्पिन, दे कैन नेवर हैव सेम स्पिन। अब मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो सेम क्यों नहीं हो सकती, उनका जो है एक ही ऑर्बिटल में उनका मैग्नेटिक वैल्यू जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं हो सकता। तो आंसर ये है भाई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनकी सेम स्पिन होगी तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे उनके दरमियान में रिपल्शन आएगी। अगर रिपल्शन आएगी तो वो कभी भी फिर पेयर नहीं बना सकेंगे, वो कभी भी एक ऑर्बिटल में को एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर उन्हें को एग्जिस्ट करना है तो फिर उन्हें अपने अपने जो मैग्नेट्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो स्पिन कर रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करना पड़ेगा, ताकि दोनों का जो है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे हो। तो एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर दें, रिपल्शन ना हो, तो वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में वहाँ पे को एग्जिस्ट कर सके। फिर उनका चार्ज भी तो सेम है ना दो इलेक्ट्रॉन्स का, ऊपर से उनका वो भी स्पिन भी सेम हो जाए, तो फिर किसी सूरत भी एक ऑर्बिटल में वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने लाजमी मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल करना है, उसके लिए उन्हें अपोजिट स्पिन के साथ ही एक ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर हर्ट्ज रूल है, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पास्ट पेपर में ये भी आ चुका। तो ये जो हर्ट्ज रूल है ये कहता है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पसंद करेंगे कि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहें, ना कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर वो आए। अगर अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो उनकी पैरेलल स्पिन हो सकती है। पैरेलल स्पिन से मतलब एक ही स्पिन हो सकती है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि जब तक मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ यहाँ पे 1SO2 यहाँ पे, और इसके साथ 2S2 ये होगी, और P भी ले लेते हैं साथ 2P 2PX 2PY, और तीसरे नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा 2PZ। अब हमने 1s2 फिल कर दिया, 2s2 भी फिल कर दिया, 2s2 इलेक्ट्रॉन में आ चुके, ये पहले दोनों फिल हो चुके हैं। अब तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं, इनको हमने फिल करना है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 4 हम फिल कर चुके, पीछे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने 2px 2py 2pz में फिल करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएं 2px में आ जाएं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग रहें बजाय एक के। तो ये जो 2px 2py 2pz ये दोनों 2 के हैं, px py pz दोनों तीनों ही 2p के हैं, ये तीनों की एनर्जी बराबर है 2px
की एनर्जी इक्वल है 2p के और 2py की एनर्जी इक्वल है 2pz के। यहाँ पे आप देखें इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम है, और जब 3, 2 या 3 या 4 जितने भी ऑर्बिटल्स फोकस में हो, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो आपके पास हैं 2px 2py 2pz, अगर उनकी एनर्जी सेम है, जैसे px py pz 2px 2py 2pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को आप कहते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगले चैप्टर में भी इनका जिक्र आएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती हैं। तो 2px 2py 2pz ये तीनों 2p के हैं, चूंकि तीनों ही 2p के हैं लिहाजा इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है। तो अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने की बजाय अपोजिट रहना पसंद करते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये दोनों 2px में जाने की बजाय इन दोनों में से एक 2px में आ जाएगा, एक 2py में आ जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन। ठीक है, क्योंकि अब चूंकि 2px में जो इलेक्ट्रॉन आया है वो अकेला है, तो उसकी जो स्पिन 2py में जो गया वो भी अकेला है, तो यहाँ पे वो सेम स्पिन में हो सकते हैं अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल में हो। ये जो आगे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो बजाय वो पेयर बनाने के वो पसंद करेंगे कि अलग अलग रहें, और जब अलग अलग रहेंगे तो वो सेम स्पिन के साथ यानी पैरेलल स्पिन के साथ वो आ सकते हैं। पैरेलल स्पिन सेम स्पिन, तो वो प्रेफर करेंगे कि दोनों जो ग्रुप बनाने के बजाय वो अलग अलग डीजेनरेट ऑर्बिटल में अपने आप को फिल करना पसंद करेंगे, और अलग अलग ही फिल होंगे, और आपने भी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन को अलग अलग ही करना है। हंड रूल की इंपॉर्टेंस ये है कि हंड रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो टू प्रेडिक्ट दी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से किसी एलिमेंट की वैलेंसी पता चलती है। मिसाल के तौर पे नीचे एग्जांपल में देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आपके सामने लिखी गई हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मैं कोशिश करूँ आपको बेहतर तौर पे ये नज़र आ जाए। ये 1s है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2pz में 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप इधर नहीं डाल सकते 2pz में, क्योंकि ये जब 2 फ्री ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि वो बजाय पेयर बनाने के अलग अलग रहें। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो एक 2py में चला गया और एक 2pz में चला गया, तो इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक 2py में है और एक 2pz में है। तो ये ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो यहाँ चूंकि इसमें अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। चूंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा इसलिए इसको डाई वैलेंट कहेंगे। डाई 2 के लिए वैलेंट वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट नाइट्रोजन को देख लें, तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2, अब पीछे बच गए 3 इलेक्ट्रॉन जिनको फिल करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं तो बजाय कि वो पेयर बनाए कि 2px में 2 आ जाए और 2py में 1 चला जाए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो पसंद करेंगे कि अलग अलग रहें। तो 2px में 1 चला गया, 2py में 1 चला गया, 2pz में 1 चला गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लिहाजा नाइट्रोजन जो है वो ट्राई वैलेंट है। ट्राई का मतलब 3, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। और अगर आप बात कर लें नियोन की, तो नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p, अब इस नियोन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ तक तो 2s तक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो अगर आप 10 में से 4 माइनस कर दें, पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने p में फिल करना है। तो p में 2px 2py 2pz, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 6 हैं। तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने थे, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। तो अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है नहीं, ठीक है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा जो नियोन है इट्स वैलेंसी इज 0, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है, या आप कह सकते हैं इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है। तो आपको पता है नियोन नोबल गैस है और नोबल गैसेस जो है वो बॉन्डिंग नहीं करती होती।
तो यहाँ से हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी पता चल जाता है कि उसकी वैलेंसी 0 है और वो किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसके साथ ही ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। किसी तरह भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को फ्रेंड्स और फैलोज के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।